चलिए बच्चों, लास्ट टॉपिक है हमारा प्रॉस्पेक्टस वाले चैप्टर का प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सेपरेटली इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, सिक्योरिटीज़ अगर जब इशू की जाती हैं किसी भी कंपनी के द्वारा तो उसको डीमैट में इशू करना और ट्रेड करना कंपल्शन है। तो हमने पढ़ा था कि पब्लिक कंपनी के लिए कंपल्शन है, बट जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट ये है कि अब हर कंपनी के लिए कंपल्शन हो चुका है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि कुछ कंपनियों के लिए पब्लिक कंपनी को छोड़ के ऑप्शन होता है, तो नहीं, हर कंपनी के लिए अब वो कंपल्शन हो चुका है डीमैट में इशू करना। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सेक्शन 42 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? पब्लिक कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं सिक्योरिटी इशू करने के, या तो पब्लिक को शेयर इशू करे, सिक्योरिटी इशू करे बाय इशूइंग द प्रॉस्पेक्टस, या प्राइवेट के थ्रू पैसा इकट्ठा करे जब उनको अगर ऐसा लगता है कि हमें पब्लिक से पैसे लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर एबल टू रेज द फंड्स फ्रॉम द लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन। और जो प्राइवेट कंपनी होती है वो तो करती ही प्राइवेट प्लेसमेंट है। सिंपल है, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब सिंपल है, लिमिटेड और आइडेंटिफाइड लोगों से पैसे इकट्ठे करना। आइडेंटिफाइड मतलब यू नो कि वो लोग कौन है। इट मे बी योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आपके जानने पहचानने वाले, डायरेक्टर प्रमोटर के रिलेटिव्स। द आइडेंटिफाइड पर्सन मतलब जब आप उनको ऑफर कर रहे हैं ना तो यू ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, हमें पता है कि कौन लोग हमारी सिक्योरिटीज को खरीदने वाले हैं, पहले से हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, एग्रीमेंट टू एक्विजिशन। ठीक है, क्या लिखा मैंने? सेक्शन 42 कहता है एवरी कंपनी और एवरी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ सिक्योरिटी शैल कंप्लाइड विथ, जो भी प्राइवेट प्लेसमेंट होगा सेक्शन 42 को आपको फॉलो करना है। और सच कंडीशन जो रूल 14 में दी होगी, मैं रूल 14 आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉस्पेक्टस अलॉटमेंट सिक्योरिटीज का 2014 के जो रूल्स है उसमें रूल 14 बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हमको पढ़ना भूलना मत। तो एनी ऑफर और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब और इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, टू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी यू नो दैट दीज पर्सन, आपको पता है कि कौन लोग आपकी सिक्योरिटीज को खरीदने वाले, इसलिए उनको लिमिटेड रखा गया है ना। तो जब कंपनी अपने ही जाने पहचाने लोगों को सिक्योरिटीज इशू करती है तो फिर कंपनी आरओसी के पास में एक स्टेटमेंट फाइल करती है इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस। मतलब कंपनी आरओसी को बताती है कि हम आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस स्टेटमेंट में हम साफ साफ लिख के दे रहे हैं कि हम लोगों ने लिमिटेड नंबर लोगों से सिक्योरिटी इशू की है। ठीक है, वो आरओसी का आपको देना पड़ेगा। अब आप लोगों से लिमिटेड मतलब कितने? प्राइवेट कंपनी की मैक्सिमम मेंबरशिप कितनी होती है बच्चों? सब 200। देखो लॉजिक समझो, तो अगर एक बार में अगर आपको प्राइवेट प्लेसमेंट करना है, साल भर में पहली बार आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे हो फाइनेंशियल ईयर में, तो एक बार में आप मैक्सिमम 50 लोगों को इशू कर सकते हो प्राइवेट प्लेसमेंट। कितने लोगों को? 50 एक बार में। बट अगर आप साल में एक से ज्यादा बार कर रहे हो तो आप कितनी बार भी करो मगर उसकी लिमिट 200 से ज्यादा नहीं होना। लॉजिक समझा क्या? वैसे साल में मान लो आपको और जरूरत पड़ी प्राइवेट प्लेसमेंट की, तो अब आपने अगली बार 40 किया, फिर 30 किया, आप कितनी बार भी करो, एक बार में मैक्सिमम 50। और ओवरऑल जो मेंबरशिप होगी प्राइवेट प्लेसमेंट की वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो होगी 200। ये भूलना नहीं। उस 200 में हम दो लोगों को ऐड नहीं कर रहे, एक वो एम्प्लॉयज जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के थ्रू शेयर खरीदते हैं 62(1)(b, कंपनी एम्प्लॉयज के लिए भी सिक्योरिटीज रखती है ना, तो वो इसमें नहीं काउंट होंगे, याद रखना। और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स QIB जो बल्क में शेयर्स को एक्वायर करते हैं कंपनियों से, बड़े बड़े कमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, जिनका काम होता है कंपनियों से बल्क में सिक्योरिटीज खरीदना और अपने थ्रू फिर लोगों को बेचना। म्यूचुअल फंड्स आपने सुना ही होगा, वो लोग इसमें इंक्लूड नहीं है। ये लोग बहुत बड़े पैमाने पर शेयर्स खरीदते हैं कंपनियों से, ये याद रखिएगा। एक बार में मैक्सिमम 50, अगर और फाइनेंशियल ईयर में इशू करना है तो मैक्सिमम फिर पूरे ऐड करने के बाद जितनी बार भी इशू करोगे 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। ये सबसेक्शन 2 में है, 42 के सबसेक्शन 2 में, इसको भूलना मत, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब मान लो आपने 200 से ज्यादा लोगों को इशू कर दिया, तो फिर आप पे जो पब्लिक कंपनी के प्रोस्पेक्टस पे जो रूल्स और रेगुलेशंस कंप्लाइड होते थे ना, जो सेबी की गाइडलाइंस होती थी, जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस की गाइडलाइंस होती थी 1954 की, वो सब फिर आप पे लगेगी। लॉजिक समझा? फिर आप प्राइवेट कंपनी के प्रोस्पेक्टस के प्राइवेट प्लेसमेंट के रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते, फिर ऑटोमेटिकली आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर ओवरऑल आपकी जो सब्सक्रिप्शन है प्राइवेट प्लेसमेंट वो कितनी होगी? 200 से ज्यादा। ये जो आखिरी वाला पैराग्राफ बोला इसको लिख लेना सुनते सुनते। फिर आप पे प्रोस्पेक्टस और सेबी के गाइडलाइंस, ओरिजिनल प्रोस्पेक्टस जो नॉर्मली पब्लिक कंपनी इशू करती है वो गाइडलाइंस आपको फॉलो करना पड़ेगा, फिर उसके तहत आपकी लायबिलिटी रिप्लाइज होगी।
और ये जो मेंबरशिप वाला जो लोचा है कि एक बार में इतना, ओवरऑल इतना, ये एनबीएफसीज पे लागू नहीं होता, जिनका काम है एडवांसेस ऑफ लोन्स, एक्विजिशन ऑफ शेयर डिबेंचर्स बॉन्ड्स। एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो आरबीआई के तहत काम करती हैं, जो एक कंपनियां हैं, कंपनीज एक्ट के थ्रू रन होती हैं, मगर आरबीआई के रेगुलेशंस होते हैं, उनकी कोई मेंबरशिप की लिमिटेशंस नहीं है। और नेशनल हाउसिंग सोसाइटीज बैंक, ये लोगों पर ये 200 की मेंबरशिप वाला जो रूल है ये एप्लीकेबल नहीं है। इनकी मेंबरशिप कितनी भी हो सकती है, इनका काम ही सिंपल है, एडवांसेस ऑफ लोन्स, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज। याद रखिए जो पढ़ा रहा हूं, भूलना नहीं है। नेक्स्ट है सब सेक्शन 3 क्या बोल रहा है, आप आइडेंटिफाइड लोगों को एप्लीकेशन दे रहे हैं, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज कर रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा वो आइडेंटिफाइड लोग कौन है, भूलना नहीं है। फिर वो आइडेंटिफाइड लोग क्या करेंगे, आपकी जो ऑफर और एप्लीकेशन है उस पर एप्लीकेशन मनी पे करेंगे। मैंने बताया था एप्लीकेशन मनी पे करना पड़ता है जब सिक्योरिटी खरीदते तो। फिर मैंने यहाँ पर कुछ लिखा हो, जो एप्लीकेशन मनी है वो कैश में पे नहीं होता, आप उनसे कैश में नहीं लेंगे, या तो चेक के थ्रू लेंगे, या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू लेंगे, या किसी और बैंकिंग चैनल के थ्रू लेंगे। बीसी मतलब गाली नहीं है, कोई और बैंकिंग चैनल जो भी आप बैंकिंग सिस्टम में यूज करते हो, ठीक है। फिर वो जो पैसा आता है एप्लीकेशन मनी का, वो कहाँ रखेंगे आप लोग, सेपरेट बैंक अकाउंट में पढ़ा चुका हूँ, शेड्यूल बैंक में रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट कहते हैं उसको। वो पैसा वहां 60 दिन पड़ा रहेगा। पब्लिक ऑफर में कितना बोला था मैंने, 30 दिन, यहाँ पर 60 दिन, ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसको भूलना मत, जब तक आप पूरा पैसा कलेक्ट ना कर लो प्राइवेट प्लेसमेंट का, ठीक है, पूरा एप्लीकेशन मनी, तब तक आप शेयर्स को अलॉट, सिक्योरिटीज को अलॉट नहीं करोगे, ठीक है, समझ में आया। और ना वो पैसा जो यहाँ जो पैसा रखा हुआ है वो 2 ही चीजों के लिए यूज होगा, या तो मनी जब हम रीपेड करेंगे, या अगर अलॉटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट अगेंस्ट सिक्योरिटीज। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी ने अब डिसाइड कर लिया कि परसेंटेज में हम लोग सिक्योरिटी इशू करेंगे, तो फॉर एग्जांपल मैंने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो कंपनी ने बोली 50% ऑफ अप्लाइड शेयर्स, तो मुझे 50 शेयर्स पे मिलेगा ऑफर, तो बाकी 50 के पैसे तो वापस करोगे ना, तो मुझे ऐसे अलॉटमेंट अगेंस्ट, यानी एडजस्टमेंट अगेंस्ट अलॉटमेंट, है ना। और अगर आपने 60 दिन के अंदर नहीं कलेक्ट कर पाए सब्सक्रिप्शन मनी, एप्लीकेशन मनी, तो फिर अगले 15 दिन के अंदर आपको वापस करना पड़ेगा पैसा, मगर वो 60 दिन तक आप पैसे को कहीं और यूटिलाइज नहीं करोगे। देखो, यू हैव अलॉटेड शेयर विद इन 16 डेज, है ना। अगर आप नहीं अलॉट करोगे तो अगले 15 दिन के अंदर वापस कर दोगे, ठीक है। और अगर आप अलॉट कर देते हो 60 दिन के अंदर, तो अगले 15 दिन के अंदर आप एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आरओसी को भेजोगे। रिटर्न मतलब लिखित में कि भैया हमने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, है ना, ये आपके पास में उसका डेटा रहा, राइटिंग में फाइल कर दिया आपने। तो आरओसी को क्या क्या लिख के भेजोगे, दोनों याद रखना, अगर कर दिए और नहीं किए दोनों लिखा हुआ है, तो क्या क्या रहेगा उसमें, नेम ऑफ द सिक्योरिटी होल्डर, उनका एड्रेस, ठीक है, नंबर ऑफ सिक्योरिटी, जो अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और अगर आपने वो अगले 15 दिन के अंदर वो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट नहीं भेजा कि हम इतने लोगों को इतने इतने शेयर दे चुके हैं, तो जितने दिन डिले करोगे उसका पर 1000 का आपको फाइन लगेगा, हर दिन का 1000 रुपए, भूलने का नहीं, ठीक है बच्चों। दूसरी बात, ये जो एप्लीकेशन आप इशू कर रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए, जो ऑफर है, आप किसी भी प्रकार का प्राइवेट प्लेसमेंट में एडवर्टाइजमेंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक ऑफर नहीं है, लोगों को नहीं तो इंड्यूस हो जाएगा, वो फ्रॉड हो सकता है, फिर लोग गलत तरीके से समझेंगे। तो ना आप किसी एजेंट की मदद लोगे, किसी एजेंसी की, ना किसी मीडियम की, ना किसी मार्केटिंग की, ना कोई और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, आप इनको यूज नहीं करेंगे प्राइवेट ऑफर में। इनको पब्लिक ऑफर में जैसे हम लोग यूज करते हैं ना इश्यू हाउसेस को, इनको आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन। अगर आप सेक्शन 42 को कॉन्ट्रवेन करते हो, उतने लोगों को एक साल में नहीं देते जितना उन्होंने बोला है, ज्यादा लिमिटेशन हो जाती है, कुछ और लोगों को दे देते हो, इस रूल को कॉन्ट्रवेन करते हो, 60 दिन के अंदर पैसा कहीं और यूटिलाइज कर लिया आपने, तो जो कंपनी है प्लस प्रमोटर प्लस डायरेक्टर, ठीक है, उनको फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगी, देखो वहां लिखा मैंने, ठीक है ना, अप टू अमाउंट ऑफ, जितना अमाउंट या तो उतना दो, या 2 करोड़ का रहेगा, या तो 2 करोड़ की फाइन लगेगी आपको अगर आप कॉन्ट्रवेन करते हो, विच एवर इज लेस। तो जितना एप्लीकेशन, मान लो एप्लीकेशन मनी का अमाउंट 1 करोड़ है और 2 करोड़ रूल में लिखा है, तो विच एवर इज लेस 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, विच एवर इज लोअर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बराबर है। अब आपको बोला गया ना कि आपने कॉन्ट्रवेन किया तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, तो उसका भी रिटर्न भरना है आपको, आरओसी को दिया है। देखो आरओसी या तो आपको बोलेगा ऐसा करने के लिए, या एनसीएलटी बोलेगा, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ठीक है।
तो जिस दिन उनको ऑर्डर आएगा ना, उस दिन के 30 दिन के अंदर आपको ये पैसा पे करना पड़ेगा। समझे? जैसे आरओसी को शिकायत गई या एनसीएलटी को, तो जिस दिन उन्होंने आपको ऑर्डर भेजा उसके 30 दिन के अंदर आपको ये अमाउंट पे करना पड़ेगा सेक्शन 42 के कॉन्ट्रीब्यूशन का। पक्का समझा? हाँ, 12% पर एनम का फाइन लगता है बोलने का, अगर आप पैसा वापस नहीं करते अगले 15 दिन में। कितना बोला मैंने? 12%। बोलने का नहीं, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, कितना नहीं दोगे तो कितना फाइन लगेगा, मेंबरशिप अगर एक्सीड हो गई तो कौन से रूल्स एलिजिबल होंगे, याद रखो इन चीजों को सबसेक्शन 2 में। अब रूल 14 पढ़ा हुआ, उस पर सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज रूल 14 ऑफ प्रॉस्पेक्टस अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, देखो सिंपल है, सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 बोलने के नहीं 42 का, मेंबरशिप किस किस को एक बार में 50, मैक्सिमम साल भर में 200, है ना, उसमें एम्प्लॉयज नहीं है, उसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर नहीं है। ठीक है, तो क्या है समझो, अगर कंपनी, देखो कंपनी कैन नॉट मेक ऑफर ऑन इन्विटेशन इट इज प्रीवियसली अप्रूव्ड बाय, अगर कंपनी रूल 14 के हिसाब से अगर कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट कर रही है और सबसेक्शन 2 एक्सीड हो रहा है, मेंबरशिप 200 से ज्यादा हो रही है, ऑफर 200 से ज्यादा हो रही है, तो आपको अपने शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। लॉजिक समझ रहा हूं? क्योंकि वो तो पब्लिक ऑफर हो गया, तो यू हैव टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन इन द मीटिंग। 75% लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम मेंबरशिप को एक्सीड कर रहे हैं। लिखा है यहाँ पर सबसेक्शन 2(3) कैन नॉट मेक ऑफर और इन्विटेशन अनलेस दैट एक्सीड ऑफर ऑफ मेंबरशिप इज अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन फ्रॉम शेयर होल्डर। नहीं तो अगर वो लिमिटेशन के अंदर है, एक बार में 50 या ओवरऑल 200 भी नहीं हो रहे, तो फिर बोर्ड रेजोल्यूशन भी काम चले जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों? क्या बोला मैंने? पक्का? और आपको बताना पड़ेगा कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको लिमिट एक्सीड कर रही है, तो आपको एक एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट भेजना पड़ेगा नोटिस के साथ में। जब आप नोटिस भेजोगे ना शेयर होल्डर को मीटिंग के लिए, क्या हम एक्सीड कर रहे हैं मेंबरशिप को, हम सब सेक्शन 2 और 3 को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम उसको एक्सीड कर रहे हैं, तो एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भेजना पड़ेगा, तभी तो मीटिंग में आएंगे। तो क्या क्या लिखा रहेगा उस स्टेटमेंट में कि बोर्ड रेजोल्यूशन हमने पास किया, इससे रिलेटेड कौन से काइंड्स ऑफ शेयर्स है, उनका प्राइस क्या है, उनकी वैल्यू कौन से वैल्यूअर ने डिसाइड किया है, अगर हम प्रीमियम में इशू करें तो प्रीमियम का अमाउंट हम कहाँ रखेंगे, किस पर्पस के लिए यूज करेंगे, हु इज द वैल्यूअर, किसने डिसाइड किया प्रीमियम का अमाउंट। मैंने आपको वैल्यूअर की मीनिंग पहले पढ़ा चुका हूं अलग अलग कंपनियों के हिसाब से, कितना अमाउंट आप ले रहे हो, और अदर मटेरियल टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी रिक्वायर्ड है, वो सब आपको उस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, उस नोटिस में, मीटिंग के नोटिस में शेयर होल्डर को भेजना पड़ेगा। कब? जब आप सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 और 42 को कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कॉन्ट्रीब्यूट ना बोलते हो, उसको एक्सीड कर रहे हो। ठीक है, और अगर कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रही है, बोलने का नहीं, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जो आगे जाके इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होने वाला है, ओनरशिप में कन्वर्ट नहीं होने वाला है, तो अगर वो फॉर एग्जांपल उसकी लिमिटेशंस 200 से ज्यादा हो चुकी है, 200 से ज्यादा लोगों को अगर आप इशू करना चाह रहे हैं, सबसेक्शन 2 वायलेट भी हो रहा है, बट वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है, तो फिर बोर्ड रेजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा। देखो मैंने लिखा है इन केस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन भी रहेगा तो काम चल जाएगा। एडुकेट है, ठीक है, क्योंकि उस नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को किसी प्रकार के राइट्स नहीं मिलने वाले। 181C में साफ साफ लिखा है कि आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर उतना ही इशू करना, ध्यान देना, जितना आपका एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल आप कर सकते हो, उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन ही काफी है। और अगर आप एग्रीगेट पेड अप शेयर कैपिटल को एक्सीड भी कर रहे हो, नॉन कन्वर्टेबल मतलब आपने 1 करोड़ का इशू किया, आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल है फॉर एग्जांपल मान लो वो 80 लाख का है, तो एक्सीड हो रहा है ना, तो उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी उस साल में कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन प्रीवियसली पास कर चुके हो, तो वही स्पेशल रेजोल्यूशन इस वाले नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर में भी एप्लीकेबल होगा। लॉजिक समझा? यानी क्या एग्जम्पशन मिल रहा है 81C में, क्या बोल रहा है 181+C में, कि अगर आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हो और वो एग्रीगेट अमाउंट जितना है तो बोर्ड रेजोल्यूशन ही काफी है। और अगर वो एग्रीगेट अमाउंट शेयर कैपिटल के अमाउंट को एक्सीड भी कर रहा है उसका इशू, तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है, अगर उस साल आप ऑलरेडी प्रीवियसली एक एसआर पास कर चुके हो। ठीक है, और ये सब इतना तामझाम करने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बोर्ड रेजोल्यूशन ही काफी है। स्पेशल रेजोल्यूशन तभी लगेगा जब आप सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 को कॉन्ट्रीब्यूट करोगे और प्राइवेट प्लेसमेंट में आइडेंटिफाइड लोगों की जो लिमिटेशन है वो 200 से ज्यादा हो जाएगी। लॉजिक समझ रहे हैं? यानी इसको भूलना मत, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर को 181C मत भूलना, और 179(3) सबसेक्शन C में साफ साफ लिखा है इन केस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बोर्ड रेजोल्यूशन इज एडिक्वेट, वहां स्पेशल रेजोल्यूशन की नीड नहीं है इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, अगर आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर रहे हैं।
क्योंकि वो आगे जाके इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होगा। भूलने का नहीं है बच्चों, प्लीज, इट्स ए रिक्वेस्ट। पक्का समझा? अगर ये सब समझ गया है तो मजेदार है, बढ़िया है, पूरा समझ में आ गया है। फ्रॉड करोगे अगर तो उसके भी पनिशमेंट होते हैं। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? एनी एक्ट और ओमिशन, है ना, एनी कंसीलमेंट, किसी को धोखा देना, तो उसके भी पनिशमेंट है। भूलने का नहीं। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल गेन मतलब किसी से गलत तरीके से कोई चीज हासिल करना, और रॉन्गफुल लॉस मतलब किसी को गलत तरीके से किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाना, उसकी प्रॉपर्टी को हासिल करना गलत तरीके से, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। तो उसके कुछ फाइन है, वो मॉड्यूल में पढ़ लीजिए, बहुत आसान है। कितना फाइन लगेगा आप लोगों को, ठीक है? क्वेरी होगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मगर मैंने आपको पूरा चैप्टर कवर करवा दिया मॉड्यूल का, पूरा पढ़िए। कोई डाउट हो मुझसे पूछिए प्लीज। मेन सेक्शंस को लिख के प्रैक्टिस करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो नुकसान में जाएंगे। बड़ी क्लासेस में लोगों को लगता है लिखना नहीं चाहिए। मैं हमेशा से बोलता हूँ सिंपल फॉर्मूला है, चाहे 12th हो, फाउंडेशन हो, इंटरमीडिएट हो, फाइनल हो, चीजों को लिखो, प्लीज लिखो। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना, ठीक है? अब कल मैं चालू करूंगा नया चैप्टर शेयर कैपिटल, ठीक है बच्चों? प्लीज रूल 14 को ध्यान देंगे। 181C एग्रीगेट अमाउंट, अगर जितना नॉन कन्वर्टेबल है कोई इशू नहीं, उससे ज्यादा भी होगा तो कोई इशू नहीं, बोर्ड रेजोल्यूशन काफी है। और अगर एग्रीगेट अमाउंट से ज्यादा हो भी गया तो स्पेशल रेजोल्यूशन की कोई नीड नहीं है, अगर उस साल ऑलरेडी एसआर पास हो चुका है रिलेटेड टू एनीथिंग। पक्का? चलो डन, फिनिश। अच्छे से पढ़ने का, प्राइवेट प्लेसमेंट, कोई डाउट होता है मुझसे पूछने का। थैंक यू। एक बार देख लीजिए, कुछ लगे तो, कुछ चीज छूटी तो नहीं है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन चीजों का, ठीक है? 179(3) सबसेक्शन 1 मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन इज एडुकेट इन केस ऑफ इशूइंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ना, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट, बराबर है। रूल 14 भूलने का नहीं है। देख लीजिए एक बार, मॉड्यूल पढ़ेंगे, लेक्चर देखने के बाद सब समझेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको।